गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के आज लेक्चर नंबर 2 में हम डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। फर्स्ट लेक्चर में हमने एटम्स के बारे में डिस्कस किया, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का डिस्कवरी डिस्कस किया था। आज जो हम उससे आगे जो एटम है उसके कौन कौन से मॉडल्स है, वो एटॉमिक मॉडल एटम को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उनका डिटेल स्टडी आज हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का लेक्चर। एटॉमिक मॉडल्स, इन एटॉमिक मॉडल्स में हम बात करेंगे थॉमसन मॉडल की, रदरफोर्ड मॉडल की एंड बोहर मॉडल एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। 4 मॉडल मेनली हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। पहले थॉमसन का, जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है जिसका नेम होता है वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल या रेजिन पुडिंग मॉडल। सबसे पहले हम वही थॉमसन का मॉडल पढ़ेंगे, उसके बाद रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यानी जो रदरफोर्ड मॉडल है वो डिस्कस करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है नील्स बोहर का बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर एटॉमिक मॉडल देखेंगे और फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो कि ड्यूअल बिहेवियर ऑफ एन एटम के बारे में हमें बताएगा। तो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल ऑफ एटम, जिनको कि हम बोलते हैं एटॉमिक मॉडल। वन बाय वन हम इन एटॉमिक मॉडल का स्टडी करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल से। अब ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या है, देखो बच्चों डायग्राम में आपको दिख रहा होगा थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल क्या है? द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है और यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। दे आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द एटम just like that watermelon. Thomson atomic model is also known as watermelon model. देखो watermelon के अंदर जैसे उसके सीड्स है ना, पूरे watermelon के अंदर होते हैं सेम स्टफ। The electron and proton are equally distributed into the atom according to J.J. Thomson. But there is no experimental evidence for this मॉडल। इसके लिए कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। ये बता रहा है कि स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो रहता है और अंदर सब इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट्स व्हाई द आयनिक न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। क्योंकि थॉमसन एटॉमिक मॉडल के टाइम तक न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। 1920 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया था। तो थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में न्यूट्रॉन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया, ओनली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बारे में ही डिस्कशन किया गया। इसको हम बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल या रेजिन पुडिंग मॉडल। ये प्लम पुडिंग क्यों बोल रहे हैं? प्लम जो है साउथ का एक स्वीट है ना, जैसे यहाँ लड्डू होता है वैसा ही ये एक स्वीट है जिसमें कि ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को बताया गया है कि दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द एटम। बट क्योंकि इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, इसीलिए बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रही इस मॉडल की। नेक्स्ट, रदरफोर्ड अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट मॉडल। तो रदरफोर्ड का मॉडल की बात करने वाले हम। तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या है बच्चों, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। रदरफोर्ड ने a fine beam of X-rays are made to strike a thin gold foil. 100 नैनोमीटर का एक गोल्ड का फोइल जो है वो रदरफोर्ड ने बनाया और उसके ऊपर अल्फा रेज को स्ट्राइक कराया। The gold foil is surrounded by a zinc sulfide screen around it. देखो जो गोल्ड का फॉइल था उसके चारों तरफ ZnS का एक फिल्म लगा दिया गया, ZnS का एक स्क्रीन लगा दिया गया है। ये एक फ्लोरोसेंट है ZnS
कोई भी चीज इसके साथ अगर स्ट्राइक करेगा तो वहां पर एक ब्राइट स्पॉट, एक ग्लो प्रेजेंट होगा, जो हमें बताएगा कि यहां पर कुछ टकराया है। When the alpha particles strike the ZNS screen, a bright spot is observed. हमें एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा। देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। ये देखिए आप, ये पूरा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को रिप्रेजेंट किया है मैंने, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक सोर्स है जिससे कि अल्फा रेज निकल रही है ना। ये अल्फा रेज यहां से निकल रही है, ये अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेज जो है वो जा रही है, और ये गोल्ड का फॉइल है। 100 नैनोमीटर इसका पार्टिकल साइज है। तो इतना पतला ये गोल्ड का फॉइल है। अब यहां पर जो अल्फा रेज यहां से आई है, वो अल्फा रेज क्या कर रही है कि वो गोल्ड की फॉइल इस पे स्ट्राइक कर रहा है। यहां पर जब गोल्ड पे स्ट्राइक करेगा तो क्या हो रहा है, मैक्सिमम रेज जो है ना, आप देखेंगे इधर कि मैक्सिमम रेज निकलने के बाद वो सीधी जा रही है, और जो वो इम्पैक्ट कर रही ना वहां पर, तो उसके लिए भी आपको क्या दिया गया है, जहां इम्पैक्ट कर रही है ना वहां पर पता चल रहा है कि ZNS का फिल्म है। तो ZNS का फिल्म होने की वजह से वो वहां पर स्ट्राइक करेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये यहां पर स्ट्राइक की है, ये यहां पर स्ट्राइक की है, ये यहां पर स्ट्राइक किया है, जस्ट लाइक दैट आपको पता चल जाता है। क्योंकि ZNS जो है वो फ्लोरोसेंट है, ये पूरा किसका है, ZNS का स्क्रीन है। तो जो भी चीज इसके साथ टकराएगा वहां पर उसका इम्पैक्ट आएगा, ग्लो आएगा, तो हमें पता चल जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट के क्या ऑब्जर्वेशन से क्या रिजल्ट है वो हम डिस्कस करते। ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सरे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब यहां पर क्या क्या रिजल्ट मिले हमें वो देखते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अबाउट 99% पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, यानी 99% जो है अल्फा पार्टिकल्स सीधे के सीधे निकल गए, उनमें कोई भी डेविएशन नहीं हुआ। A small fraction of particles were deflected by a small angle. कुछ पार्टिकल्स बहुत स्मॉल एंगल के साथ डेविएट हुए। And a very few alpha particle, 1 in 20,000 में से 1 particles get deflected by the angle of 180. 180 के एंगल पर एक पार्टिकल, 20,000 में से एक पार्टिकल पूरा बाउंस बैक हो गया, 180 के एंगल पर वापस आ गया। ये ऑब्जर्वेशन थे, तो उससे क्या कंक्लूजन आया वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स, ये ऑब्जर्वेशन को यहां समझाया है, जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किए थे कि ये सारे अल्फा पार्टिकल्स है। ये जो अल्फा पार्टिकल्स है ना 2He4 अल्फा पार्टिकल्स है, ये अल्फा पार्टिकल्स हमने पास किए, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये सारे के सारे एटम ऑफ द गोल्ड फॉइल, ये गोल्ड फॉइल के एटम से ये एटम दिख रहे हैं हमें। अब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे निकल रहे हैं, आप देखिए ये सीधा चला गया, ये भी सीधा चला गया, ये भी सीधा चला गया। तो इसने लिखा है यहाँ मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट्स, सीधे चले जाते हैं, बट कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनमें स्मॉल डिफ्लेक्शन होता है, दे डेविएट इन स्मॉल एंगल। यहाँ थोड़ा लार्ज डेविएशन था, बट 20,000 में से 1 अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि पूरा टर्न बैक हो गया, 180 के एंगल पे, जैसे आया था वैसा वापस चला गया। तो वहां पर क्या कंक्लूजन आया वो डिस्कस कर लेते हैं। ये पूरा ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपको पिक्चर से समझाया गया है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पोस्टुलेट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, क्या क्या पोस्टुलेट बाहर निकल के आया रदरफोर्ड के मॉडल से वो हम डिस्कस करते हैं। एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर सेल, पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर सेल एज न्यूक्लियस। सबसे पहले न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने कर दिया, रदरफोर्ड ने कर दिया, है ना, कि वहां पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड टू द न्यूक्लियस। वो ये बोलता है कि उस एटम का
मैक्सिमम मास जो है वो कहां होता है बच्चों? न्यूक्लियस के अंदर होता है। द इलेक्ट्रॉन आर कॉन्स्टेंटली रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। उसने ऑर्बिट के बारे में भी बता दिया कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? ऑर्बिट है, जिसके अंदर की कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय electrostatic force of attraction. One important thing is here from the Rutherford model that the electron and proton having a specific electrostatic force of attraction. From this electrostatic force of attraction, electron is attracted by the proton. This is the major impact of this Rutherford model. नेक्स्ट चलते हैं बेटा। रदरफोर्ड मॉडल्स में ये आपको समझाया गया है यहां पर इस पिक्चर के थ्रू कि कैसे न्यूक्लियस के अंदर ही मैक्सिमम उसका मास है ना, और ये बाहर जो ऑर्बिट है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये ब्लू कलर में आप देखेंगे जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन्स है जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं बाहर एटम में, और ये जो अंदर क्या है आपका न्यूक्लियस है जिसके अंदर की प्रोटॉन है ना। न्यूक्लियस और एटम के बीच की रेडियस का भी उन्होंने रेशियो समझाया कि मान लीजिए आपका जो एटम है उसका रेडियस कितना है, 10⁻⁻10 मीटर इज द रेडियस ऑफ एन एटम। तो जो न्यूक्लियस होगा उसका रेशियो कितना होगा, 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि आपका न्यूक्लियस आपके एटम के कंपैरिजन में 1,00,000 गुना छोटा है। 10⁻5 का डिफरेंस आ रहा ना, तो 1,00,000 गुना छोटा है। अगर आपको ऐसे और सिंप्लीफाई तरीके से समझना हो तो एनसीईआरटी में क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आप क्रिकेट की बॉल को अगर न्यूक्लियस मानते हैं तो 5 किलोमीटर रेडियस उस स्टेडियम का होगा। सपोज कीजिए आप 5 किलोमीटर रेडियस का एक स्टेडियम है जिसके बीच में अगर क्रिकेट का बॉल रख दिया जाए तो वो क्रिकेट का बॉल उसका क्या है, न्यूक्लियस है, और बाकी पूरा पूरा एटम है ना, जिसका की रेडियस कितना होगा 5 किलोमीटर। उसके अंदर की इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इस रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के क्या ड्रॉबैक रहे वो डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू electrodynamic, electrons being a charged particles moving around the nucleus should radiate the energy. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चों, नेगेटिव चार्ज, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व कर रहा है, तो वो अपनी एनर्जी का लॉस करता है। एंड दिस रिजल्ट इन shrinkage of the orbit and ultimately the electron should fall into the nucleus. सिंपल सी बात है, जैसे ये आपका एटम है ना, इसके बीच में ये न्यूक्लियस था। अब ये बोल रहा है कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इधर इलेक्ट्रॉन है, दोनों का अपोजिट चार्ज है। तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन इधर रिवॉल्व कर रहा है ना, तो ये घूमते घूमते अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। और अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते 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 फाइनली इस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। यानी इस थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के अंदर 10⁻⁸ सेकंड के अंदर उस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है, जो कि एक परफेक्ट स्टेटमेंट नहीं था। मींस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वो एटम का स्टेबिलिटी ओनली 10⁻⁸ सेकंड तक ही है, जो कि सही नहीं था। द रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम कैन नॉट बी एक्सप्लेन फ्रॉम द रदरफोर्ड। दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ऑल्सो द मॉडल डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यहाँ पर जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है वो ये नहीं बताता है कि हाउ द इलेक्ट्रॉन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास की। बच्चों ये तो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में भी समझा दिया था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, बट अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी जो है उसमें जो टॉपिक दिया है उसके कांस्टेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास की भी बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, यानी कि जो Z होता है वो क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन। उसको किससे डिनोट करते हैं हम, Z से। द मास नंबर ऑफ एन एटम इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। उनको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियॉन्स। इससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको A से। A एटॉमिक वेट होता है और Z नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर होता है। हाउ कैन बी रिप्रेजेंट ए सिंबल, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है जिसका सिंबल है X, यहाँ Z क्या है उसका एटॉमिक नंबर, ये क्या है इसका एटॉमिक वेट। तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं एक एटम को वो बताया गया है सिर्फ यहाँ पर। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है व्हाट आर आइसोटॉप्स। अब देखिए बच्चों आइसोटॉप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखिए। Isotope are atoms having same atomic number but different atomic mass, कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास अलग अलग हो, यानी Z की वैल्यू सेम होगी बट A की वैल्यू अलग अलग होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स। They contain same number of proton and electron but process different number of neutrons. Isotope will have same chemical properties. Their chemical property should be same. जैसे एग्जाम्पल में दिया है आपको आइसोटॉप ऑफ कार्बन, जैसे ये कार्बन के 3 आइसोटॉप है, देखो कार्बन 12, 13 एंड 14। देखो सभी में कार्बन का जो Z है वो 666 है, जबकि एटॉमिक वेट एक में 12 है, एक में 13 है और दूसरे में 14 है। तो जहां पर एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक वेट डिफरेंट हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोटॉप्स। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो जो हाइड्रोजन होता है उसको प्रोटियम बोलते हैं, तो वो क्या होता है 1H1, जबकि ड्यूटेरियम में 1H2 और ट्राइटियम में 1H3। तो एटॉमिक नंबर तो सब में सेम है 111, बट एटॉमिक वेट जो है वो अलग अलग है, इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3। These are the 3 isotopes of हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। समझ में आया बच्चों आइसोटॉप। नेक्स्ट डेफिनेशन है आइसोबार्स। आइसोबार्स का डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले हम। आइसोबार मतलब क्या होता है, आइसोबार द एटम विच हैव सेम मास नंबर, यानी कि एटॉमिक मास सेम होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यहाँ पर A सेम होगा और Z डिफरेंट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, isobars. These atoms possess same number of nucleons but they differ in the number of protons and neutrons. एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं आप, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है 16, एटॉमिक वेट कितना है 40, जबकि क्लोरीन का भी 17 है, ये वेट 40, आर्गन में भी 40। एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, एटॉमिक वेट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। आप देखेंगे तो सभी में एटॉमिक वेट 40 40 40 है, जबकि एटॉमिक नंबर 16 17 18 19 20 है, यानी कि Z की वैल्यू डिफरेंट है, A की वैल्यू सेम है। All the elements have 14 nucleons but differ in the number of protons and neutrons. Protons and neutrons का वैल्यू अलग अलग होता है, इनको क्या बोलेंगे बच्चों हम, आइसोबार्स। क्लियर है। नेक्स्ट डेफिनेशन है व्हाट आर आइसोटोन्स। आइसोटोन्स या आइसोटोन्स का मतलब जो है ना, जिनकी टोनेसिटी एक जैसी है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन शुड बी सेम।
these are the atom which have the same number of neutrons, but different number of protons. प्रोटॉन का नंबर अलग अलग है, बट उनका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है यानी a माइनस जेड की वैल्यू जो है वो सेम होने वाला। से एग्जांपल देख लिया आपने, बोरॉन एटॉमिक नंबर कितना है 5, एटॉमिक वेट कितना है 12, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 और एटॉमिक वेट आपने लिया है 13। डिफरेंस कितना आ रहा है 7 का, यहाँ पर भी 7 का। बोथ एटम्स 7 न्यूट्रॉन्स बट बोरॉन हैज 5 प्रोटॉन्स एंड कार्बन हैज 6, यानी कि प्रोटॉन अलग अलग है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, इसीलिए उनको बोलते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक या आइसोटोनिक। आइसोटॉन्स विल हैव द सेम वैल्यू ऑफ a माइनस जेड, a माइनस जेड की वैल्यू सेम होगी। कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं, जैसे क्लोरीन 17 एटॉमिक वेट 37 है, आर्गन 18 38 वेट है, पोटेशियम 19 वेट 39 है, कैल्शियम 20 एंड वेट 4। सभी का जो डिफरेंस आ रहा है ना वो a माइनस जेड का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, a माइनस जेड का वैल्यू कितना आ रहा है 20। सभी में a माइनस जेड का वैल्यू 20 है, मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन शुड बी सेम, दैट्स व्हाई इट्स कॉलिंग एज आइसोटोनिक या आइसोन्यूट्रॉनिक। ओके, कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। जैसे आपका पहला एग्जांपल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, प्रोटॉन कैलकुलेट करना है एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तीनों कैलकुलेट करना है इन 1 Zn प्लस 2n। बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है प्लस 2n, है ना। Z की वैल्यू दे दी 30 और A की वैल्यू आपको दे दी 60। तो सिंपल सी बात है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, Z के बराबर होता है। तो Z कितना है 30, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा 30। अब इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट कब, जब न्यूट्रल एलिमेंट हो। बट यहाँ तो +2 चार्ज है, +2 चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो प्रोटॉन होने चाहिए थे, प्रोटॉन तो 30 है तो इलेक्ट्रॉन 30 होने चाहिए, बट 2 निकल जाएंगे तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 28। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करोगे, a माइनस जेड, a कितना है 65 माइनस 30 कर दो, कितना मिलेगा आपको 25। क्लियर बच्चों, आंसर चेक कर लेंगे हम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 28, नंबर ऑफ प्रोटॉन 30 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन 35। ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर्स। सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो भी Z है -2 करना पड़ेगा क्योंकि +2 चार्ज था इसीलिए, तो कितना हो गया बच्चों 28। नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है तो कितना है 30। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो a माइनस जेड कितना हो जाएगा 65 माइनस 30 तो 30। इज इट क्लियर टू एनीवन? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों। एन एलिमेंट विद मास नंबर 81, यानी एटॉमिक वेट कितना है 81, कंटेंट्स 31.7% more neutrons as compared to proton। प्रोटॉन के कंपैरिजन में उसमें न्यूट्रॉन्स कितना ज्यादा है 31.7% ज्यादा है। असाइन द एटॉमिक सिंबल। एटॉमिक सिंबल क्या होगा आपको बताना है। तो बच्चों हम बात करते हैं इसकी। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना दिया है, यानी कि आपको एटॉमिक वेट कितना दिया है 81। द नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब कितना होता है Z, एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो a माइनस जेड। सिंपल सी बात है, तो a माइनस जेड इक्वल्स टू Z प्लस 31.7 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा तो 0.317 इंटू Z। अब यहां पर आ गया आपके पास a माइनस जेड की वैल्यू क्या होगा, a की वैल्यू आपके पास कितना है 81 माइनस जेड इक्वल्स टू 1.317 इंटू Z। यहां से आप Z कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको Z कितना मिल गया बच्चों 35। अब Z 35 हो और एटॉमिक वेट आपके पास कितना है 81, तो a माइनस जेड भी निकाल लोगे आप, 81 माइनस 35 कितना हो जाएगा 46।
और एलिमेंट क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, जिसका कि एटॉमिक नंबर कितना है 35 बट एटॉमिक वेट कितना है 81। समझ में आ गया बच्चों, बी आर ब्रोमीन होगा यहाँ पर आपका Z 35। नेक्स्ट एग्जांपल है, ऐसा ही एग्जांपल है बिल्कुल, एन आयन विद मास नंबर, उसका एटॉमिक वेट कितना दिया गया है आपको 37, प्रोसेस है यूनिट नेगेटिव चार्ज, यानी कि यूनिट नेगेटिव चार्ज यानी कि उसके ऊपर कितना चार्ज है -1। इफ द आयन्स कंटेन, आयन के अंदर क्या है 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कितना ज्यादा है बच्चों 11.1% देन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में न्यूट्रॉन कितना ज्यादा है 11.1%। फाइंड द सिंबल ऑफ आयन्स, उस आयन का सिंबल आप कैलकुलेट कीजिए या बता दीजिए। सबसे पहले आपको क्या देखना है बच्चों कि आपको A कितना दिया गया है 37, द चार्ज ऑन आयन यानी कि -1 है ना, -1 यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम A माइनस Z, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो Z+1 कर देंगे आप, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो ये आपके पास आ गया A माइनस Z इक्वल्स टू 1.111 इंटू Z+1। अब आपके पास A की वैल्यू है 37, राइट, तो आप यहां से Z की वैल्यू निकाल लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो Z की वैल्यू आपको कितना आ रहा है बच्चों 17। जब आपके पास Z17 आ गया तो आपको ये पता ही है कि Z17 होता है तो कौन होगा, ये 17 होता है, राइट। तो ये जो आयन है उसका नेम क्या होगा, क्लोराइड आयन, Cl-1 चार्ज। समझ में आ गया बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।